बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अगेन ऑनलाइन क्लासेस, एबीसी क्लासेस। फिर से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों के साथ अभी मजबूरी है कि हम लोग कोचिंग नहीं आ सकते, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो इस कारण से ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करने पड़े हैं आप लोगों के लिए। बट इसको आप ऑनलाइन क्लासेस ना समझो, आप यही समझो कि हम लोग जो है बिल्कुल क्लास में बैठे हुए हैं, मैम के सामने बैठे हुए हैं। मैं भी ये इमेजिन करती हूँ कि आप बिल्कुल मेरे सामने हो, लाइव हो। ओके, तो लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हाउ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट मेनी एनिमल्स, मेनी प्लांट्स एंड द ह्यूमन बींग्स which who do not prepare their own food due to the lack of chlorophyll, so they cannot convert the light energy into chemical energy, and they cannot perform the process of photosynthesis. So they totally dependent upon the plant or upon the other autotrophs to maintain their life, to maintain their energy sources. Okay, so heterotrophs are the organism who always depends upon the energy for the who always depends on the autotrophs or other organic matter for their utilization of energy, for their utilization of any other metabolic activities. Okay, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं किसको है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी। तो फूड का डेरिवेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो ये सभी बातें हम लोग पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस prepared by autotrophs, because all the autotrophs prepared food in the form of carbohydrates and other organic sources. The mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition, and all the organisms who exhibit this type of nutrition is known as heterotrophs. Okay, तो ये हुई हेटेरोट्रॉप्स की बात। अब हेटेरोट्रॉप्स भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड द हेटेरोट्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, और द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करके किस तरीके से वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द अदर सोर्सेस, उसको नज़र में रखते हुए 3 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो द सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन where the organism obtain their food from the dead decaying matter, and the organism who exhibit this type of nutrition is known as saprophytes. Okay, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, तो इनके पास स्पेशलाइज्ड एंजाइमेटिक एक्शन होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एंजाइम के द्वारा डेड डिकेइंग मैटर को डिसॉल्व कर देते हैं, और डिसॉल्व कंडीशन में उसको क्या करते हैं, in the form of dissolved condition they obtain the food from the dead decaying matter. तो यही कारण है कि जितने भी सैप्रोफाइट्स हैं वो they are very important for our environment, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो जितने भी प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं जंगलों में या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अगल बगल, तो अगर ये नहीं होते तो इनकी क्या होते, मलबे डेब्रिस जमा हो जाते। सो ऑल द सैप्रोफाइट्स आर नोन एज
नेचुरल स्वीपर। इसीलिए इनको हम लोग स्वीपर भी कहते हैं, क्योंकि ये गंदगी साफ करने का काम करते हैं। जितने भी डेड डिकेइंग मैटर हैं उनको ये, इनके मलबों को, इनके डेब्री को ये हटाने का काम करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स इज फंगी। फंगी में कौन कौन चीज आएंगे? ब्रेड मोल्ड, मशरूम, yeast and many types of bacteria are also saprophytic in nature. Okay, so the saprophytic mode of nutrition के बारे में आप लोग समझ गए। तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? तो ये अपने बॉडी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा ये डेड डिकेइंग मैटर को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन where an organism obtain its own food from the body of the another organism. ओके, तो इसमें क्या होता है? ये एक बॉडी तलाशते हैं, एक बॉडी खोजते हैं। वो बॉडी प्लांट भी हो सकता है और वो बॉडी एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी से जब वो न्यूट्रिशन को लेंगे तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म who exhibit this mode of nutrition is known as parasites. तो अब दो तरीके की यहाँ पर बात हो सकती है, दो तरीके का कंडीशन हो सकता है। There are two types of conditions. The parasites which live inside the body, which can live inside the body or which can live outside the body. ऐसा होता है कि कभी कभी वो जो ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी वो ढूंढते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, द बॉडी फ्रॉम विच दे कंज्यूम देयर फूड इज नोन एज होस्ट। ठीक है, तो ऐसा बॉडी जिसको वो ढूंढते हैं न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, उस बॉडी को होस्ट कहते हैं। द होस्ट कैन बी प्लांट और एनिमल, वो होस्ट प्लांट और एनिमल भी हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। द पैरासाइट which live inside the body of the host is known as endoparasite and the parasite which live outside the body of host is known as ectoparasite. तो एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल आप लोग सब जानते हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो प्लाज्मोडियम के बारे में। मलेरियल पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और मलेरिया कॉज करवाता है। तो एंडोपैरासाइट का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो मलेरियल पैरासाइट बोल देंगे, दैट इज प्लाज्मोडियम। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जैसे लाइस, जैसे टिक्स जो कि आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, उनको हम लोग एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस के जो नंबर्स हैं उनको रेगुलरली बढ़ाया जा रहा है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको पूछ सकता है कि एग्जाम्पल प्लांट पैरासाइट का और एनिमल पैरासाइट का। तो प्लांट, पैरासिटिक प्लांट का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट। एक होता है टोटल रूट पैरासाइट और एक होता है टोटल शूट पैरासाइट। ठीक है, तो रूट और शूट से आपको पूरा क्लियर है कि शूट पैरासाइट मतलब ऐसा पैरासाइट जो प्लांट के शूट में पाया जाएगा और टोटली डिपेंडेंट होगा होस्ट पर, दैट इज नोन एज टोटल शूट पैरासाइट। तो टोटल शूट पैरासाइट कौन है? कसकुटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कसकुटा को हम लोग डोडार भी कहते हैं। कसकुटा का दूसरा नाम डोडार भी होता है या डोडर भी इसको कहते हैं, और दिस इज नोन एज टोटल स्टेन पैरासाइट। इसको आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिए। ठीक है, कसकुटा इज ऑल्सो नोन एज टोटल स्टेन पैरासाइट। अब टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा रफलेशिया। रफलेशिया के बारे में आप लोग सब जानते हैं, सबसे बड़ा फ्लावर होता है ये टोटल रूट पैरासाइट। रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। रफलेशिया की खासियत होती है कि रफलेशिया से इतनी गंदी, कितना बदबू इसका होता है कि अगर रफलेशिया के
फॉरेस्ट के बगल से भी आप गुजर जाओ तो बिना नाक पर रुमाल रखे आप नहीं जा सकते हो। तो जैसे बहुत सारी, क्योंकि रफलेशिया के फ्लावर पे बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं, बहुत सारे गंदे कीड़े रहते हैं, जिस कारण से रफलेशिया का जो फ्रेग्रेंस होता है वो बिल्कुल गंदा होता है, बिल्कुल बदबू होती है, उससे निकलती है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई पैरासिटिक प्लांट के बारे में, कि पैरासिटिक प्लांट अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसको आपको मेंशन करके भी पूछ सकता है कि टोटल स्टेम पैरासाइट का नाम बताइए, टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट इज कस्पुटा या डोडर, और टोटल रूट पैरासाइट इज रफलेशिया। ओके, और एक दूसरा पैरासिटिक प्लांट का नाम है गैलेनोफोरा। अब पैरासिटिक एनिमल के बारे में तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, लीच, उसके बाद टिक, उसके बाद लाइस, ये सब क्या है, वो सब है पैरासिटिक एनिमल। तो ये हो गई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो पैरासाइट जो होता है वो कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है, नुकसान जरूर पहुंचाता है लेकिन वो कभी भी उसको मारता नहीं है, क्योंकि अगर मार देगा तो उसके जो न्यूट्रिशन का सोर्स है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज इंजेस्टेड। First of all, the food is ingested, and the ingested food is further undergoes different processes such as digestion, absorption, assimilation and finally egestion। ठीक है, तो चूंकि इतनी प्रोसेसेस के द्वारा ये आगे बढ़ता है, ये प्रोसीड करता है, तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को इनटेक किया जाता है, द इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। ओके, देन द इंजेस्टेड फूड इज ब्रेकआउट। The ingested food is break out in the smaller pieces by many enzymatic actions. The enzymes are released by the associated digestive glands. Okay, then the digested food is absorbed by our cells. Okay, then these foods are assimilated throughout the body by the blood. अब ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा इसको एसिमिलेट कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। अब इस प्रोसेस के बाद जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं बॉडी में, दैट शुड बी released, that should be liberated from our body by the excretory organs. The process is known as egestion. So the holozoic nutrition can take place by many processes, by many terms, by many further steps. The steps are ingestion, the steps are digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so these three mode of nutrition are the mode of heterotrophic nutrition. ठीक है, तो अब अगले दिन हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग जानेंगे, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से इंसेक्ट में, कौन कौन से एनिमल में जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि अमीबा में, इन अमीबा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीबा सिंगल सेल में स्ट्रक्चर होता है, तो अमीबा में के सेल में कौन सा वो पार्ट होता है जिसमें जाकर इसके सारी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। तो द नेम द पार्ट ऑफ द ऑर्गन, नेम द पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द अमीबा वेयर द डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीटेड, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अब अगले दिन फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।